तो हमारे साथ है आज के पॉडकास्ट में राशि रेनवाल, माफ़ कीजिएगा सीए राशि रेनवाल, जिनका अगर मैं बात करूं तो हाल ही सितंबर 25 में इन्होंने सीए क्लियर करा है विद एग्जेम्पशंस इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये डिलॉयट में आर्टिकलशिप कर चुके हैं। इसके अलावा रैकेट में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड कंपनी है। डेटॉल को तो आप सभी जानते होंगे, रैकेट का ही ब्रांड है। ऐसे और भी कई ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनका नाम मैं ऐसे पब्लिकली नहीं ले पाऊंगा until and unless they pay me. So yeah, over to you राशि। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस आपने कैसे करी, पर्टिकुलरली जब आप स्टडी लीव्स पे गए। एक तो मैं वो जानना चाहूँगा कि आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा, आपकी क्लासेस कब हो गई थी, एंड एडिशनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑडिट में एक तो बच्चे बहुत घबराते हैं, तो ऑडिट के लिए आपने क्या कुछ अतरंगी करा। इसके अलावा 1.5 डे के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 6 महीनों के स्ट्रगल के बारे में, या आपको शायद 4 महीने की छुट्टी मिली थी या 3 महीने की, तो उसके बारे में चलिए बताइए। तो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। सो जैसे हर्ष ने बताया कि मुझे एक्चुअली सिर्फ 3 महीने की छुट्टी मिली थी, 3 मंथ्स की एग्जाम लीव्स मिली थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही थी और ये मेरे को ज्वाइन करने से पहले ही पता था कि या 3 ही महीने की मिलने वाली हैं, बिकॉज आर्टिकलशिप में जब आप होते हो तो आर्टिकलशिप में मिल जाती है, इसीलिए मैंने नहीं करी थी। और ठीक है, आई रिग्रेट दैट, डू आई? नो, आई डोंट रिग्रेट दैट, बट ठीक है, मुझे 3 महीने की एग्जाम लीव्स मिली थी। एग्जाम लीव्स में जाने से पहले मेरी सारी क्लासेस खत्म थी और मेरा 2 सब्जेक्ट्स के रिवीजन भी खत्म थे। एग्जाम लीव्स में 3 मंथ्स में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मुझे हर 3 महीने में एक एक रिवीजन करना है। मेरे एग्जाम सितंबर में थे और मुझे छुट्टियां मिली थी जून जुलाई अगस्त की। मुझे जून में एक सब्जेक्ट जून में एक रिवीजन खत्म करना है, जुलाई में एक रिवीजन खत्म करना है और अगस्त में 15 डेज में एक रिवीजन खत्म करके 15 डेज में फिर जो टॉपिक्स छूट गए हैं, जो चीजें रह गई हैं, उनको खत्म करना। मतलब आपका फर्स्ट रिवीजन था ऑफ 6 डेज per subject, और per subject 6 days, yeah, and your second revision was of around 6 again 6 days, 5-6 days, मेरा हर रिवीजन 5-6 the last revision was of 3 days, मतलब 3 days, and remaining 15 days जो टॉपिक्स रह गए हैं, जिनमें थोड़ा सा होल्ड कम है, जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वेटेज ज्यादा है, जिनकी वेटेज ज्यादा है, तो IBS करा था उन लास्ट 15 डेज में। तो ये मेरी मोटी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने कैसे अपने, उससे पहले आपने IBS नहीं करा था? IBS तो मैंने लास्ट के 2 दिन में उठाया था। ठीक है, परफेक्ट। किसी ने गाइड करा था आपको, मिसगाइड करा था? अच्छा, ठीक है, चलिए। सो ओके, बिफोर वी डाइव इनटू एनीथिंग एल्स, मैं बताना चाहूंगी, अच्छे से मुझे याद है वो एक दिन था होली वाला, होली के नेक्स्ट डे वाला दिन था, धुंधला याद है, होली के नेक्स्ट डे वाला दिन था। मैं बहुत ही टेंशन में थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं ट्रैक पे नहीं हूँ। और मैंने हर्ष को कॉल किया था कि यार हर्ष, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मेरा बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर हर्ष ने बोला कॉपी पेन ले, मैंने कॉपी पेन ली, फिर हर्ष ने समझाया ऐसे करियो, ऐसे करियो, ऐसे करियो, ऐसे करियो, मैं लिखती गई ऐसे करियो, ऐसे करियो, ऐसे करियो, ऐसे करियो, और मैंने ऐसे ही किया और मैं सही बन गई। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू नो, नहीं, now she just recently cleared, should be able to better guide you also. Old is gold, Harsh. Old is gold, new is diamond. So yeah, she is the diamond and they are rare. So अब बात करते हैं कि कैसे आपने, ठीक है, आपने रिवीजन करा, आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए? तो मेन तो ऑडिट का चैलेंज था, बिकॉज मेरे ना इंटर में ऑडिट में 40 नंबर थे डॉट। ओके, 40 डॉट। आपके फाउंडेशन में कितने थे? 327 टोटल। आपकी रैंक नहीं आई उस टाइम पे? रैंक अनाउंस नहीं हुई थी। ओके, 327 मार्क्स, दुखती नस पे हाथ रख दिया, मतलब 400 में से 327। आप देख रहे हो फाउंडेशन जैसे पेपर में लगभग 90% मार्क्स हैं इनके, लगभग, वैसे तो 80 प्लस है बट 90% मार्क्स, वो क्लोज है यार बहुत। चलो, फिर इंटर में 40 मार्क्स आपका बॉर्डर। बस ऑडिट में एग्जाम्शन नहीं थी। मेरे से नहीं होती थी ऑडिट। मेरे से नहीं होती। फाइनल में आपने क्या करा कि आप 40 पार गए? अरे तो मैं कुछ कर रहा था इंटर के पहले, तो 40 नंबर थे, फिर मैंने मेरी कॉपीज मंगाई, ठीक है, कॉपीज में 34 थे ऑडिट में, और मुझे 6 मार्क की भीख थी ICI में, क्योंकि मेरी बाकी सब में एग्जाम्शन थी। एग्जाम्शन भी 70 से ऊपर थे बाकी सब में, सिर्फ ऑडिट ही वो एक सब्जेक्ट था जिसकी वजह से मेरी रैंक छूटी है इंटर में। इंटर में भी इसी वजह से रैंक छूट गई ऑडिट के चक्कर में, क्योंकि मेरे 563 थे। 563 में उसी अटेम्प्ट में रैंक नहीं आई थी, बस बाकी अभी हम कंपेयर करें ना, अब 563 से कम पर भी रैंक आ रही है। भगवान को रैंक नहीं देना चाहते थे इन शॉर्ट। सो या देन व्हाट हैपेंड इन फाइनल?
फिर फाइनल में ना मैंने ऑडिट में बहुत मेहनत करी। मैंने ना रोज ऑडिट पढ़ा। लाइक मेरा शेड्यूल ये था कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी, 3 से 6 में ऑडिट पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था ऑडिट मेरा पेन पॉइंट है। ऑडिट में कुछ भी करके मुझे सेल थ्रू करना है, मुझे इस बार में 40 पे तो नहीं अटकना ऑडिट में, एटलीस्ट मैंने 40 बनाना है, बस 40 पे ऐसे अटकनी नहीं चाहिए मैं कि भीख से ICAI पास कर रही है। तो मैं 3 बजे उठती थी, मैं 3 से 6 में रोज ऑडिट पढ़ती थी। 3 महीने 3 घंटे 90 घंटे नहीं, 1 महीने में 90 घंटे। तो टेक्निकली मैंने बहुत ऑडिट पढ़ा है, बहुत ऑडिट पढ़ा है मैंने। मैं एक टॉपिक उठाती थी, एक टॉपिक वो 3 घंटे ऐसे टॉपिक उठाते थे जो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे मैंने स्लॉट्स बना लिए थे मेरे ऑडिट में। और फिर ऐसे मैं रोज पढ़ती थी, जिससे मेरा ना कनेक्ट नहीं टूटता था ऑडिट से। ऑडिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कनेक्ट नहीं टूटना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं है कि आप पूरा ऐसे पढ़ रहे हो उस 3 घंटे में, आप वो टॉपिक्स पढ़ते थे जो वेटेज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो आपको कम याद रहता है। एग्जैक्टली, राइट। मुझे ऑडिट पूरी कम याद रहती है। ओके जी। फिर देन उसके बाद मैंने क्या किया था कि ऑडिट में मैंने मॉक्स बहुत दिए थे और मैं हर मॉक में फेल हुई थी। ओह हाँ, मैं ऑडिट में हर मॉक में फेल हुई। ठीक है। मैंने एग्जाम से 20 दिन पहले एक मॉक दिया था ऑडिट में, उसमें 36 मार्क्स आए थे। और मैं 2 दिन तक बहुत रोई थी कि मम्मी मैं ऑडिट में तो बिल्कुल फेल ही हुई, कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं ऑडिट में से 36 मार्क्स ला पा रही हूँ एग्जाम से 20 दिन पहले, तो मैं कैसे ही। आप सोचो यार, मतलब 20 दिन बाद बच्चे का पेपर है और अभी उसके वो ऑडिट में फेल हो रही है। इतना पढ़ने के बाद, डिस्पाइट लिटरली स्टडिंग सो मच फॉर ऑडिट, वो बच्चा फेल हो रहा है ऑडिट में, तो उसको कैसा लग रहा होगा? 20 दिन पहले एग्जाम, कितना सारा डिमोटिवेशन आया होगा। बट ठीक है, मम्मी ने यही बोला था कि ये तो मॉक्स हैं, ठीक है, असली जंग वहां होने वाली है। और वहां ये मैटर करेगा कि तू अभी 20 दिन कैसे यूज कर रही है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस थोड़ा ये सुन के। देन आपने वो सुनिए ना, चक दे इंडिया में 90 मिनट 70 मिनट, ये 70 मिनट है तुम्हारा, वैसे ही कुछ स्पीच लग रही है इनकी मम्मी की। देन मम्मी ने मुझे लिटरली बोला था कि ये तो मॉक चल रहा है, ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम में तू कैसे परफॉर्म करेगा, और एग्जाम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि तू 20 दिन को कैसे यूटिलाइज कर रही है। ठीक है। तो बस तुझे 20 दिन में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। 20 दिन को ऐसे पढ़ जैसे तूने आज तक नहीं पढ़ा हो, और 20 दिन को अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करना। डिमोटिवेशन में मत रहे और बिल्कुल ऐसे मत कर कि यार मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही। तूने बहुत पढ़ाई करी है, तेरे को पता है और भगवान को पता है। एग्जामिनर को पता हो या ना पता हो, तेरे को पता, तेरे भगवान को पता है कि तूने बहुत पढ़ाई करी है। बस फिर अगर तूने तेरी पूरी मेहनत करी है तो हो जाएगा। बस फिर मैंने 20 दिन में बस फिर वही हुआ। 20 दिन मैंने बहुत पढ़ाई करी। ऑडिट का एग्जाम देकर आने के बाद भी मुझे ऐसा था कि ऑडिट में तो मैं फेल हूँ, बिकॉज मैंने बहुत, मतलब पेपर अच्छा गया था बट नहीं गया था। इट वॉज अ वेरी डिलेमा। आई वॉज इन अ डिलेमा कि यार पेपर कैसा गया है मेरा, उस ऑडिट का समझ में नहीं आता कैसा गया पेपर आपका। बट ठीक है, हो गया पास, मैं हो गया ऑडिट में पास, अच्छे मार्क्स आ गए। मेरे 40 तो नहीं आए थे इस बार। ओके, कितने आए थे इस बार आपके? 53 आए थे। ओह दैट्स नाइस, तो आई थिंक क्लोज टू एन एग्जामिनेशन। 34 से 53 की जंप बहुत अच्छी थी। जो और आप ये देखो ना, इट्स नॉट जस्ट 34 से 53 की जंप, इट इज लाइक फ्रॉम फेलिंग टू सीइंग पास इन योर एग्जाम, मैटर्स अ लॉट। देन बस फिर ऐसे ऑडिट सेल थ्रू कर लिया था। मेजर प्रॉब्लम मुझे ऑडिट में ही आई थी, बस यही मेरा एक पेन पॉइंट था। और एक मुझे ना आईडीटी में बहुत प्रॉब्लम आई थी। हाँ, मैं आईडीटी का किस्सा बताती हूँ आपको। ये आईडीटी का काम, I remember this I remember entirely। तो आईडीटी में ऐसा हुआ था कि मैंने 1 महीने पहले की बात है शायद एग्जाम से, एक सवा डेढ़ महीने नहीं, हाँ एग्जाम से 1 महीने पहले की बात है अराउंड। हाँ। तो मैंने एक पर्टिकुलर टीचर की बुक्स रेफर करी थी। बहुत ज्यादा बल्कि बुक्स थी, बहुत बल्कि बुक्स थी आईडीटी के, मतलब रिवीजन नहीं हो रहा था उनसे। एक बार पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है बुक्स, बट उनसे रिवीजन कैसे करोगे यार? मतलब पूरा बेयर हेड छाप रखा है। ओके, इफ यू नो पूरा बेयर हेड छाप रखा है, मैं कैसे पढ़ूं उसको? राइट, ठीक है। तो बस फिर मैंने रोते रोते फिर हर्ष को कॉल कर लिया कि यार हर्ष मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे से आईडीटी नहीं हो रही है। हर्ष बोलता है आईडीटी तो आसान सा सब्जेक्ट है, क्यों नहीं हो रहा है तेरे से? ये सर की बुक रेफर कर ले। एएफएम के बाद मुझे लगता है कि आईडीटी इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट इन सीए फाइनल्स। ट्रू। तो मैंने हर्ष को फोन किया कि रोते रोते कि मेरे से ना आईडीटी नहीं हो रही है। तो हर्ष लाइक आईडीटी तो सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट है, क्यों नहीं हो रहा है तेरे से? एक काम कर, ये पर्टिकुलर बुक रेफर कर ले, हो जाएगा। किन की बुक थी वो? सुरेंद्र मित्तल सर की। सुरेंद्र मित्तल सर की बुक रेफर कर ले, हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट डे सुरेंद्र मित्तल सर की बुक डाउनलोड करी, पापा से प्रिंट आउट निकलवाया, पापा प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आए। मैंने बुक देखी, अरे एक तो बड़ी आसान सी बुक लग रही है। नेक्स्ट आई थिंक 6-7 डेज में मेरी वो बुक पूरी रीड हो चुकी थी। और वो बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है कि ऐसा स्टोरी की तरह लिखा हुआ है उस बुक में कि आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। वो इतनी ज्यादा आसान बुक है पढ़ने में। मतलब आईडीटी को जितना डिफिकल्ट दिखा रहे ना उतना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर इसको आसानी से समझ के कोई समझा सकता है, और वो टीचर ऐसे हैं वो समझा पा रहे हैं। ही टू हैड एन AIR इन CA फाइनल्स, और जो उनके नोट्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसलिए हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने खुद के लिए बनाया है। और कोई अगर आपको कहे कि उससे नंबर नहीं आता तो मिथ है।
उससे उतनी कवरेज है, एक मोर देन डिसेंट कवरेज है जो आपको अराउंड 80-90 मार्क्स दिलाने के लिए इनफ है सीए फाइनल्स में, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेमोराइजिंग और रट्टाफाइंग द एंटायर लॉ. सो या देन राशि. फिर वही आईडीटी ऐसे सेल थ्रू कर लिया था मैंने. मेरा आईडीटी का पेपर बहुत अच्छा गया था, बस हमारा आईडीटी का पेपर बहुत लेंथी आया था. इस बात का अगर आप देखो कि सब ये बोल रहे हैं आईडीटी का पेपर बहुत लेंथी आया था. तो आईडीटी में जो 14 मार्क का क्वेश्चन आता है शुरुआत में से 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक 14 मार्क और एक 10 मार्क का. और 10 मार्क का ज्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू 14 मार्क वाला. तो बच्चों के पेपर छूट गए थे. मतलब इस बार का पेपर एक्चुअली बहुत टफ आया था आईडीटी का. टफ नहीं बोलूंगी मैं, लेंथी आया था और एडजस्टमेंट्स कुछ ऐसे थे जो आपने देखे नहीं होंगे. सब नए एडजस्टमेंट्स आए थे. पर ठीक है, पेपर तो मैंने पूरा कर लिया था एंड दैट आल्सो सेल्ड थ्रू. सो जस्ट टू समराइज, एक तो आपको 3 महीने की लीव मिली, उसके पहले आप अपनी सारी क्लासेस कर चुके थे. एडिशनली आप 2 सब्जेक्ट का एफआर एंड एएफएम इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका 2 बार रिवीजन कर चुके थे. एक बार रिवीजन कर चुके थे कोर. इसके अलावा आपको जो चैलेंजेस फेस है, 3 रिविजन्स आपने करे. ठीक है, 3 रिविजन्स आपने 1-1 महीने के 2 रिविजन्स, और 2 रिविजन्स 1-1 महीने के इसलिए भी करे क्योंकि आप क्वालिटी आउटपुट चाहते थे. तो रादर देन कॉम्प्रोमाइज लाइक सो यू कॉम्प्रोमाइज विद द नंबर ऑफ रिविजन्स बट नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ रिविजन. ठीक है, दूसरी चीज़. इसके अलावा 15 दिन आपने खुद को दिए, क्योंकि हमें पता है कि सबका ना एक स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकता. यू हैव टू मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच यू आर फेसिंग. सो आपको बात करनी पड़ेगी विद योर सीनियर्स कि क्या आप बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो उस सिनेरियो में. सो अभी जैसे राशि ने बताया शी गॉट 3 months, हो सकता है आपको 4 महीने मिले, हो सकता है आपको 6 महीने मिले. सो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेगी. ओके, सो तो इनको 8-8 महीने मिल रहे हैं. हाँ, मतलब किसी को 8 मिल रहे हैं, किसी को 6 मिल रहे हैं. अब तो 10-10 महीने मिल रहे हैं. हाँ, खैर दे आर लकी, मतलब सम ऑफ देम आर जस्ट. बट ये है कि उन 10 महीनों में आप बहक भी सकते हो. तो बहकना नहीं है, आप इधर उधर निकल जाओ, वो नहीं करना. और इसके अलावा आपको जो चैलेंज फेज आया था वो था सबसे बड़ा ऑडिट का, क्योंकि शी फेल्ड जस्ट 20 days बिफोर द एग्जाम्स. और वहाँ से एक माइंडसेट शिफ्ट करना टू सीइंग पास टू सी 53 मार्क्स इन ऑडिट. और उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है, शायद इनके अटेम्प्ट में ऑडिट के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े थे, या इनके पहले वाले अटेम्प्ट में. चलो उसको छोड़ते हैं, बट फ्रॉम 36 to 53 इज अ बिग जंप. एक चीज़ और रह गई है, आपने जो मॉक रेफर करे थे, आपने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करी थी या व्हाट डिड यू डू? परचेज करी थी मॉक टेस्ट सीरीज. ओके. जहाँ से मैंने करी थी वहाँ से तो बिल्कुल ही मत करना. ओके. बहुत ही वाहियात टेस्ट सीरीज थी वो. सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट इट वाज एक्चुअली पैथेटिक. ना उनकी कॉल चेकिंग अच्छी थी, ना वो टाइम पे चेक करके दे रहे थे. अगर आपने बोला है कि 3 to 4 बिजनेस डेज में आपको मिल जाएगा चेक होके, तो मुझे 2-2 हफ्ते बाद क्यों मिल रही है कॉपी? कोई सेंस ही नहीं बनता. 3 महीने में जिसको प्रिपेयर करना, 2 हफ्ते बाद अगर कॉपी मिलेगी, तो मैं तो भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या लिखा था, किस माइंडसेट से लिखा था. तब वो कुछ और सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होंगे. एग्जैक्टली. मतलब वो बहुत लिंक टूट रही थी और चेक भी होकर अच्छे से नहीं मिल रही थी. तो चेक अगर थॉरली होके मिले तो आपको समझ में आता है कि चलो ठीक है. चेक इतनी गंदी चेकिंग थी ना, मतलब इफ आई कैन शो यू, मैं कॉपीज में दिखाती, बहुत ही खराब चेकिंग. नॉर्मल, गुड, बैड, नो एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स. मतलब इम्प्रूव 2 points हियर, इम्प्रूव, बस इम्प्रूव. व्हाट शी कैन इम्प्रूव, तो इट वाज नॉट डिफाइंड. मतलब इससे अच्छा अगर आप अपनी खुद कॉपी चेक करते, जैसे मैंने किया था, सो आई थिंक कि वो बेस्ट ऑप्शन है. उसमें आपको पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. रेड पेन से आप सिंपली पेपर दो अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाथ के हाथ चेक कर लेते हो, वो बेस्ट चीज़ है. आपको पता चल जाती है आपके क्या पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपके एडवांटेज है, और आप क्वेश्चन के आंसर, सजेस्टेड आंसर्स देख के अपना टाइम बचा सकते हो. क्योंकि कई बार आप ज़्यादा लिख देते हो, उतना रिक्वायर्ड नहीं होता. तो वो सारी चीज़ आप तभी सीख पाओगे जब आप सजेस्टेड आंसर से अपनी आंसर शीट मैच करते चलोगे मॉक टेस्ट देने के बाद. सो एक मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि rather than opting for the like other mock test series, you should just attempt ICAI के जो mock test papers ICAI ने provide करा रखे हैं. That is more than enough, बहुत ज़्यादा sufficient है to practice. और आप self अपनी checking करो तो आपका ज़्यादा improvement होगा और efficiency अच्छी आएगी आपके revisions में. सो यार राशि, देन मतलब मॉक आपने परचेज करके दिया, उसके बाद आपने किसके लिए मॉक जो आपको अच्छे लगे? आपने खुद ही नहीं लिए थे फिर मॉक किसी के, बिकॉज़ मैंने 4 मॉक टेस्ट मैंने 10,000 रुपए लगाए थे. और मैं 10,000 रुपए लगा के 6 सब्जेक्ट की 4 मॉक टेस्ट सीरीज ली थी. 2 मैं दी, 4 थी. मुझे सुना लग रहा है ब्रांड कि आपने उसी की ली है. इतने पैसे तो वही लेते हैं शायद. चलो राधे राधे, आगे बताओ. ओके, आगे बताओ. तो हाँ
तो वही वो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेकार थी। फिर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लास्ट के जो 2-3 पेपर चेक हो गया ना, मैंने खोले भी नहीं। मैंने लगा भाड़ में जान दो, बेकार ही चेकिंग करी होगी, क्या ही हो जाएगा, मैं खोल भी लूंगी। 10,000 रुपये मेरे बिल्कुल ऐसे मैंने आग लगाई, इससे बढ़िया तो मैं कुछ ले लेती 10,000 रुपये से अपने लिए। ठीक है, जीरो वैलिडेशन, आई वुड से नेगेटिव वैलिडेशन, बिकॉज मेरा डिमोटिवेशन ज्यादा हो रहा था। मतलब मुझे नहीं लगता उस एमटीपी को देने के बाद कोई एआईआर बन ला सकता है, नहीं ना? सो यार ठीक है, चलो, मेक सेंस। हाँ ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज आपने फिर क्या करा? मॉक टेस्ट सीरीज मैंने क्या किया, मुझे एक किस्सा बताना था। उसमें ना मॉक टेस्ट जब चेक होकर आते हैं पेपर, जो आंसर मैंने गलत लिख रखा है वो सही कर रखा है इन लोगों ने, और जो आंसर मैंने सही लिख रखा है वो उसको गलत कर रखा है। सीए फाइनल के बच्चे चेक कर रहे हैं इनकी मॉक टेस्ट फाउंडेशन के। लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई ये क्या कर रखा है। मतलब उससे नंबर मैच कर रहे हैं। मैंने अगर 131 करोड़ लिखा हुआ है और आंसर शीट में 1310 लाख लिखा हुआ है, डेसिमल्स में है अगर हाँ, उसकी जगह, तो वो गलत कर रखा है। 0 नंबर दे रखे हैं। भाई 1 नंबर काट लो, अगर मैंने सेम वैल्यू में नहीं लिखा तो वो भी नहीं काटना चाहिए, बट चलो आइडियली आपने काट लिया, क्यों आईसीआई भी काट लेती है, तो काट लिया आपने, बट इतना थोड़ी काटोगे यार। मतलब थोड़ा तो काट लिया, मतलब इनका ना 10,000 के बदले। सो यार तो 10,000 रुपये भी दिए, डिमोटिवेशन भी हुई, कोई वैलिडेशन भी नहीं हुआ, इस पर तो मैं टाइम वेस्ट भी हुआ। तो यार आई वुड सजेस्ट कि अगर ले भी रहे हो टेस्ट सीरीज तो थोरो रिसर्च करें कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। टॉक टू योर सीनियर्स। और यार मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि खुद से कर लो, खुद से कर लो, खुद से कर लो, बेस्ट है। थोड़ा सा पेन आता है जब आप चेक करने लगो, यार अभी तो दिया है मॉक, लेकिन हाथ के हाथ कर लो। मैंने करा, अभी 4 मॉक दिए थे, खुद से ही चेक करें, बेस्ट रहता है। बेस्ट एक्चुअली बेस्ट रहता है कि खुद से चेक कर लो। अगर एक का मन भी है कि नहीं भाई कोई और चेक करके, तो एक लेना, 4 मत लेना 10,000 रुपये लगाकर। मतलब हाँ, जिसमें आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा एकदम अखंड वीक हो, जैसे ऑडिट के लिए एटलीस्ट ले लो, ऑडिट के लिए आपको गाइडेंस मिल जाए। ऑडिट आई थिंक इज अ गुड सब्जेक्ट टू टेक मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें थ्योरी लिखी हुई है, आपके पास नंबर्स नहीं, जब चेक कर लो तो ऑडिट के लिए ले सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज सेव योर, मतलब वो भी अगर आपको कीवर्ड्स की अच्छी नॉलेज है ना तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको भी। सो या देन आपने मॉक टेस्ट की भी हमारी बात हो गई। अब मुझे आपसे ना पर्टिकुलरली ये जानना है कि आपका शेड्यूल क्या रहता था। एक तो ये भी जानना है कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सीए स्टूडेंट्स का। मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी, 3 से 6 में ऑडिट पढ़ती थी। 3 बजे? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल अपने दिमाग के चक्षु पूरे खुले हुए होते थे। और फिर सब घर में सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही एक खराटों की आवाज आ रही है लोगों के। एक्चुअली होता था, मेरे पापा खराटे मारते थे, और फिर भी मैं बाहर वही पढ़ रही, मैं सब पूरे घर की लाइटें बंद है, सिर्फ जिस हॉल में मैं पढ़ रही हूँ उस हॉल की लाइट खुली हुई है, और मैं पढ़ रही हूँ। सुबह जो हमारे नीचे झाड़ू लगाने आता होगा, जो आते होंगे हेल्पर्स जो होते हैं, वो भी सोचते होंगे कि ये 4 बजे ये क्या, ये किसकी लाइट खुली हुई है, कौन है ये जो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता है। तो वो सीन होता था कि मैं 3 बजे उठ जाती थी, 3 से 6 में ऑडिट पढ़ती थी। उसके बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लेती थी। उसमें 2 घंटे का ब्रेक? अरे मतलब let me suffice that break please, let me do it, क्योंकि उसको 3 बजे उठ जाती थी, तो मैंने कुछ खाया नहीं होता था 3 घंटे में। तो मैं खाली पेट पढ़ रही होती थी ऑडिट, तो मुझे खाना ब्रेकफास्ट, देन थोड़ा सा रेस्ट करना, कि मैं 3 घंटे ऑडिट पढ़ने के बाद इंसान थोड़ा सा बहरा जाता है कि यार ये क्या कर कर आया है। तो ऐसा तो जंग लड़कर आया हो रोज रोज, तो थोड़ा सा वो थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा खाली करती थी। जैसे मेरे माइंड में एयर बन जाती है ऑडिट पढ़ते पढ़ते, तो वो एयर क्लियर करनी होती है आपको। देन आई यूड टेक अ शावर, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ गुड चिट चैट विद माय पेरेंट्स, बिकॉज वो मेरा एक अनवाइंडिंग का टाइम होता था कि मम्मी पापा के साथ चाय पीती थी मैं, मम्मी पापा मैं बैठ के चाय पीते थे, चाय पे चर्चा होती थी, बस वो होती थी। फिर 8 बजे फिर दोबारा पढ़ने बैठती थी। 8 से 12 का मेरा एक स्लॉट रहता था। मतलब मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए पढ़ पाती हूँ, मतलब ऐसा होता है मुझे, मैं ब्रेक भी लंबा लूंगी लेकिन पढ़ूंगी भी फिर लंबा। मेरे से 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट ब्रेक, मेरे से ये नहीं होता। मैं 4 घंटे पढ़ूंगी, फिर मैं भले 2 घंटे का ब्रेक ले लूंगी, बट दिस इज माई वे ऑफ स्टडी, लाइक वेरीज पर्सन टू पर्सन। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, यू कैन डू दैट पोमोडोरो वाला। आपको देखना रहेगा कि आपके लिए क्या फिक्स बैठ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब डोंट कॉपी एनीबॉडी एल्सेस शेड्यूल, बिकॉज यू कैन नॉट। सबका अपना अपना, कोई 3 बजे नहीं, मतलब बहुत कम बच्चे होंगे 3 बजे उठ के पढ़ रहे हो सकता है कि आप 1 घंटे आपका फोकस अच्छा रहता है, उसके बाद 10 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, बट आइडियली सजेस्टेड रहता है एटलीस्ट 2 घंटे तो आप बैठो, उसके बाद ही आपको ब्रेक लेना चाहिए। सो यार फिर मैं 8 से 12 पढ़ती थी, जो भी मेरा सब्जेक्ट रहता था फॉर द डे। फिर मैं 12 से 2 का ब्रेक लेती थी, अगेन लंच ब्रेक। उसमें वही अपनी बहन से बातें कर ली, तब उसको कुछ पढ़ा दिया, शी इज आल्सो डूइंग, शी हैज क्लियर्ड सीए फाउंडेशन सेम अटेम्प्ट, तो वो उसको पढ़ा दिया, कभी थोड़ा बहुत मम्मी से बातें कर ली, लंच कर लिया, थोड़ा अनवाइंड कर लिया। फिर बैठे थे दोबारा 2 से 6 पढ़ने, उसमें जो भी सब्जेक्ट रहता था, जो भी पढ़ना है फॉर द डे, जो भी टास्क है, 2 से 6 वो पढ़ लिया।
उसके बाद फिर रहता था अगर पढ़ने का मूड है तो पढ़ लिया, कुछ बच रहा है, कोई बफर है, मतलब कुछ बैकलॉग है, क्लियर कर लिया, ऑलमोस्ट हो जाता था। उसके बाद 2 घंटे पढ़ लेती, 6 से मैं 7 का ब्रेक, 6 से 7 अराउंड ब्रेक लेती थी, 6 से 7:30 तक का। फिर 9 बजे तक पढ़ना, जितना पढ़ना है, 9 बजे बिल्कुल मैं सो जाती थी, बिकॉज 6 घंटे की मुझे नींद भी चाहिए। सो आप लगभग 12-12.5 घंटे पढ़ रहे हाँ, थे। 12 घंटे, मतलब 11 11:30 अराउंड। अब आप ये देखो, सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ये भी बता देना कि अगले पॉडकास्ट में किस गेस्ट को आप देखना चाहते हो। टिल देन, बाय बाय।